हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को आपको वीडियो के साथ में ही याद करना है और अंत में जब मैं आपको रिवीजन करवाता हूं तो आपको कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर भी देना है और आप वीडियो देख के स्वयं समझ जाओगे कि वीडियो आपके काम का है या नहीं। यदि आपको लगता है वीडियो आपके काम का नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और यदि आपको लगता है वीडियो आपका काम का है और आपको इससे वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा होगा तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद करना है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो गलत किसी भी हालत में आपको नहीं करना है, ठीक है। और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ छप जाती है। एग्जाम में कितनी भी खतरनाक कंडीशन हो, कितनी भी भयानक कंडीशन हो, आप कितने भी प्रेशर में हो, ये प्रश्न आपको यदि एग्जाम में आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो यदि आपने कमेंट में उत्तर दिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो जो विदिशा में है गरुड़ स्तंभ है, आप सभी को पता होगा विदिशा में गरुड़ स्तंभ है। और किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस या हेलियोडोरस ने बनवाया था। तो गरुड़ स्तंभ कहाँ है? विदिशा में। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। तो ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? विदिशा में है। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। अब आपको विदिशा के बारे में कुछ चीजें और बता देता हूं। विदिशा का प्राचीन नाम है वेशनगर। क्या है? वेशनगर। आपको ध्यान रखना है, विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? वेशनगर है। विदिशा को दशार्ण भी कहते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था। विदिशा को दशार्ण भी कहते हैं, विदिशा को आलमगीरपुर भी कहते हैं। और विदिशा को जो आलमगीरपुर कहते हैं तो ये किसने कहा था? तो ये औरंगजेब ने कहा था। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो देखने आ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलना चाहिए, और यदि एग्जाम में वो जानकारी आपसे पूछी जाती है तो आपको वो सही करके आना है, ठीक है। तो वेशनगर, दशार्ण, आलमगीरपुर ये विदिशा को कहते हैं, ठीक है। और आलमगीरपुर किसने कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, आलमगीरपुर किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया? तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और कई बार रिपीट भी हुआ है। तो विदिशा का नाम किसकी पत्नी के नाम पर रखा गया? तो अशोक, जो अशोक था इसकी पत्नी के नाम पर विदिशा का नाम रखा गया है। इसकी पत्नी का नाम था महादेवी, ठीक है। और इसकी पत्नी कहाँ की थी? तो ये विदिशा की थी, ठीक है। तो जो अशोक की पत्नी कहाँ की थी? विदिशा की थी। आपको ध्यान रखना है। अब अशोक के बारे में आपको एक चीज याद रखना है कि इसने 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और उस समय कलिंग की राजधानी कौन थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या थी? तोसली थी। तो विदिशा का नाम किसकी पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो अशोक की पत्नी के नाम पे रखा गया है। किसकी पत्नी का संबंध विदिशा से था? अशोक की पत्नी का संबंध विदिशा से था। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो तोसली थी। क्या थी? तोसली। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से मेडल जीता था, पदक जीता था, तो इनका नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी में। अब इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। कर्णम मल्लेश्वरी ने जो पदक जीता था वो सन 2000 में जीता था। ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीता था इन्होंने सन 2000 में जीता था। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि सन 2000 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो सिडनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। और सिडनी कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो सिडनी ओलंपिक सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको यदि कहीं भी पूछी जाती है तो कर्णम मल्लेश्वरी आपको बताना है। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का उत्तर पता होगा पहले से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सन 2000 में
कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक। अब आपको ध्यान रखना है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा गेम खेलती थी, तो वेट लिफ्टर थी, ये आपको ध्यान रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी, आपको ध्यान रखना है। 130 किलोग्राम का इन्होंने वेट लिफ्टिंग की थी, इसीलिए इनको कांस्य पदक मिला था सिडनी ओलंपिक सन 2000 में। अगला प्रश्न है, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि लेटेस्ट प्रश्न है और एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, तो बिजली मंत्रालय जो है भारत में, उसने जो एसी होता है, एयर कंडीशनर होता है, उसके लिए कितना टेम्परेचर डिफॉल्ट के रूप में निर्धारित किया है? तो आपको ध्यान रखना है 24 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एसी का डिफॉल्ट टेम्परेचर कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस होगा, यह बिजली मंत्रालय ने तय किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चुना गया है? तो प्रसाद योजना जो कि केंद्र सरकार चला रही है, और ये योजना वहां पर चलाती है जहां पर आपको पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो प्रसाद योजना के तहत मध्य प्रदेश के कौन से स्थान का विकास करेंगे, कहां पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे? ठीक है, तो प्रसाद योजना मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में चल रही है। कहां पर? ओंकारेश्वर में चल रही है। ओंकारेश्वर को प्रसाद योजना के लिए सिलेक्ट किया गया है। ओंकारेश्वर आता है हमारे खंडवा जिले में। कहाँ आता है? खंडवा जिले में। आपको ध्यान रखना, ओंकारेश्वर कहाँ आता है? खंडवा जिले में आता है। और ओंकारेश्वर में आपको शंकराचार्य की गुफा देखने को मिलेगी। ठीक है, ओंकारेश्वर में आपको शंकराचार्य की गुफा देखने को मिलेगी। ओंकारेश्वर पर्वत पर बसा हुआ है ओंकारेश्वर, और यहाँ पर ममलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग भी, आपको ये ध्यान रखना है। तो प्रसाद योजना कहाँ चल रही है? तो ओंकारेश्वर में चल रही है। मध्य प्रदेश के कौन से स्थल को सिलेक्ट किया है प्रसाद योजना में? ओंकारेश्वर को सिलेक्ट किया है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है देवरी। देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। कहां पर है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां आता है? तो आपको ध्यान रखना है, मुरैना जिले में आता है। कहां आता है? मुरैना जिले में आता है। और 1978 में 78 में ये अभ्यारण्य बना था। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। कहां पर है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। कहां आता है? मुरैना में आता है। कब बना? 1978 में बना है। इसकी जो सीमा है मध्य प्रदेश का है ये तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इसकी जो सीमा है राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मुरैना में। कब बना है? 1978 में बना है। और जो देवरी है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना में है। ठीक है, आपको ये चीज याद हो गई होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, यहां पर गंगा डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कहां किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है। अब आपको यहां पर 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। घाटी गांव है ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहां है? ग्वालियर में। और सोन चिड़िया का संरक्षण यहां पर कर रहे हैं। घाटी गांव कहां है? ग्वालियर में है। सोन घड़ियाल कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये सीधी शहडोल में है। कहां पर है? सीधी शहडोल में है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। और केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां है? तो ये है छतरपुर पन्ना में। आपको ध्यान रखना है, केन कहां पे है? छतरपुर पन्ना में। तो प्रश्न में पूछा गया था देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां है? तो देवरी यदि पूछा जाए तो आपको बताना है चंबल अभ्यारण्य में है। कहां पर? मुरैना में। घाटी गांव कहां है? ग्वालियर में है। सोन घड़ियाल कहां है? सीधी और शहडोल में है। केन घड़ियाल कहां पर है? तो ये छतरपुर पन्ना में है। अगला प्रश्न है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया और आगे भी आने की संभावना है। तो कृष्ण कुटीर योजना चल रही है, शासकीय योजना है कृष्ण कुटीर।
तो इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय कौन सा है आपको बताना है। तो इससे जुड़ा हुआ मंत्रालय जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। तो शासकीय योजना कुटीर कृष्ण कुटीर ये कौन चला रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चला रहा है, आपको ध्यान रखना है। कृष्ण कुटीर नाम की योजना कौन चला रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपको ये चीज याद हो जाए। तो कृष्ण कुटीर योजना कौन चला रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चला रहा है। कौन सी योजना, कृष्ण कुटीर योजना। आपको भी बोलते हुए चलना है सेकंड बार में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में फिलहाल 52 जिले, कितने जिले, 52 जिले हैं। और इसको ध्यान रखना, कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मन में। मध्य प्रदेश में केवल और केवल 52 जिले, कितने जिले हैं, 52 जिले हैं। और 52वां जिला है निवाड़ी। कौन सा जिला है, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है। निवाड़ी कहां से अलग हुआ है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है, ये सभी को पता है। और ये कब अलग हुआ है, 1 अक्टूबर को। कब अलग हुआ है, 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना है। किससे अलग होकर बना है, तो एक टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जो ओरछा है, ओरछा भी निवाड़ी जिले में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सबल योजना आरंभ की गई थी, तो संबल योजना कौन से उद्देश्य के लिए आरंभ की गई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संबल योजना 2018 में आई थी। और ये किसके लिए आरंभ की गई थी, तो यह सब्सिडी वाली बिजली कनेक्शन के लिए आरंभ की गई थी सबल योजना। तो सबल योजना सब्सिडी वाले बिजली कनेक्शन के लिए आरंभ की गई थी, आपको ध्यान रखना है। संबल योजना सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए आरंभ की गई थी 2018 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट होने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मध्य प्रदेश में रिलो गीत, जो रिलो एक जनजाति गीत है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा गाया जाता है आपको बताना है। तो रिलो गीत मारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। रिलो गीत कौन सी जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो मारिया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। और मारिया जनजाति का अन्य नाम है मुड़िया जनजाति। कौन सी है, मुड़िया। तो रिलो मतलब मारिया जनजाति गाएंगे या मुड़िया जनजाति गाएंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो रिलो मारिया जनजाति या मुड़िया जनजाति। अगला प्रश्न है शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो शिवराज सिंह चौहान के पहले फिलहाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ थे। तो शिवराज सिंह चौहान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कमलनाथ थे। यदि आपसे पूछा जाए 2004-05 में शिवराज सिंह चौहान से पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि शिवराज सिंह चौहान से पहले 2004-05 में मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे। कौन थे, बाबूलाल गौर थे, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और यदि पूछा जाए कि शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कमलनाथ, ठीक है। यह प्रश्न 2018 की एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, पुलिस की एग्जाम में नहीं पूछा गया था, दूसरी मध्य प्रदेश की जो भी एग्जाम हुई थी उसके मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस की एग्जाम के प्रश्न आपको रिपीट होंगे। आपको मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्जाम जो होती है, जो भी एग्जाम होती है, ठीक है, उसके प्रश्न आपको यहाँ एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो व्यापम का सिलेबस है जीके का वो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि जो 2017 में पुलिस में आए थे वही आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आएंगे। कोई सी भी एग्जाम मध्य प्रदेश में हो रही है उसके प्रश्न आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था शिवराज सिंह चौहान से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय कांग्रेस सरकार नहीं आई थी, ठीक है, कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो उस समय इस प्रश्न का उत्तर सही था बाबूलाल गौर। यदि अब पूछा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कमलनाथ। और यदि पूछा जाए 2004-05 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय बाबूलाल गौर थे। अगला प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे, तो पहली बार वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे, तो आपको बताना है पहले भारतीय कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। तो आपको ध्यान रखना है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे, तो इनका नाम था कपिल देव। 1983 में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है, इनके नेतृत्व में वर्ल्ड कप भारत जीत के आया था। और MS धोनी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में भी हमको
वर्ल्ड कप जिताया था भारत को, ठीक है। तो एम एस धोनी ने 2011 में ऐसा किया था। कब किया था? 2011 में एम एस धोनी के जो नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में वर्ल्ड कप कब जीता था? 2011 में, एक दिवसीय, ठीक है, मतलब वनडे क्रिकेट में। और 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ही भारत ने T20 विश्व कप का खिताब जीता था। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहली भारतीय कप्तान कौन थे, तो कपिल देव। दूसरे कौन है? तो दूसरे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वनडे क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होता है वो भारत को दिलाया था। और पहली बार किसने दिलाया था? 1983 में कपिल देव ने दिलाया था। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बंछेंद्री पाल। कौन थी? बंछेंद्री पाल थी, आपको ध्यान रखना है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बंछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की जो फेमस पुस्तकें रहती है मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, इनकी पुस्तकें अधिकतर पेपर में पूछी जाती है। तो भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको अभी याद करना है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज किसने लिखी है? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। और यदि पूछा जाए तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, तो ये लिखी है अल बरूनी ने। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, ठीक है। और यदि पूछा जाए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, तो ये लिखी है अल बरूनी ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर किस जीन से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली आप सभी को पता होना चाहिए महासीर है। कौन सी है? महासीर है। 2011 में इसको राजकीय मछली घोषित किया गया है। कब घोषित किया था? 2011 में इसको महासीर को राजकीय मछली घोषित किया था। और एक कौन से जीन से संबंधित है? तो महासीर हमारे पास मिलती है टोर वाली। कौन सी मिलती है? टोर। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ जो महासीर मछली मिलती है मध्य प्रदेश में, राजकीय मछली जो हमारी महासीर है, जिसको 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था, तो ये कौन से जीन से संबंधित है? तो ये टोर जीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इनमें से किससे लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए कि संविधान में ये तीन शब्द न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये कहां से लिया है? तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। कहां से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको एक वर्ड मिलेगा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये कहां से लिया है? रूसी क्रांति से लिया है। और रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहां से लेके आए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये लेके आए फ्रांस से। कहां से लेके आए? फ्रांस की क्रांति से लेके आए। और जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये 1789 में स्टार्ट हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछा जाए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो ये रूस से लेके आए, रूसी क्रांति से लेके आए 1917 वाली। और यदि पूछा जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लेके आए हैं 1789 वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार को मनाया जाता है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है ये। आपको यदि जो 1-2 महीने से इसने एग्जाम की तैयारी करना चालू की है उसको भी इसका उत्तर पता होता है कि ओणम कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है ओणम? तो ये केरल में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम आईपीएस अधिकारी का नाम बताएं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है किरण बेदी।
किरण बेदी को पहली बार भारत में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था महिलाओं में? तो प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनका नाम है किरण बेदी। यह पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है 1994 में इनको तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था किरण बेदी को। और कब मिला था, तो सन भी आपको याद रखना है, 1994 में ऐसा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? तो भाई कौन से अवसर की पूर्व संध्या, मतलब कौन सा जो त्यौहार होता है उसके पहले वाली शाम में बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी को जो आता है, गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, जो गणतंत्र दिवस के पहले की शाम होती है, उस शाम में राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, यह 1957 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1957 से शुरू किया गया है राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार, और बच्चों को दिया जाता है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले शाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो पंचायती राज स्टार्ट करने वाला भारत का प्रथम राज्य था राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने स्टार्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से। तो ये कब किया गया था? 1959 में किया गया था। तो 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो राजस्थान था। राजस्थान में कहां पर? नागौर में। तो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज शुरू हुआ है। ठीक है, और 1959 में नेहरू जी ने इसको शुरू किया था राजस्थान के नागौर से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने की प्रबल संभावना है। तो 5वां नदी महोत्सव होशंगाबाद में शुरू किया गया था। तो 5वां नदी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? तो होशंगाबाद में आयोजित किया गया था। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो यह होशंगाबाद जिले में आयोजित किया गया था। अब आपको ध्यान रखना है, नदी महोत्सव कब से स्टार्ट किया है, तो कब से मनाया जाता है? तो नदी महोत्सव 2008 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष नहीं मनाते, इनकी जब इच्छा होती है तब मना लेते, क्योंकि 2008 से स्टार्ट करते तो 2018 तक कम से कम 10 होना थे। ठीक है, तो 2018 में क्या 5वां मनाया, मतलब 2 साल में लगभग एक बार मना रहे। तो 2008 से जो शुरू किया गया था नदी महोत्सव, 2018 में 5वां मनाया गया। और कहां पे मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में मनाया गया। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो नंदना प्रिंट के कपड़े मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा पहने जाते हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के द्वारा पहने जाते हैं? भील जनजाति के द्वारा पहने जाते हैं। नंदना प्रिंट के कपड़े मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा नंदना प्रिंट के कपड़े पहने जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। तो नंदना प्रिंट यदि आपको दिखे तो आपको भील जनजाति बताना है। और भील जनजाति का एक त्यौहार होता है भगोरिया, जो कि होली के अवसर पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भगोरिया त्यौहार होता है ये किसका होता है? भील जनजाति का होता है, और होली के अवसर पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम बताइए। तो राजगढ़ जिले में, कहां पर? राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा एक सिंचाई परियोजना आरंभ की गई है। ठीक है, कब? 2018 में। तो उस सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो आपको बताना है, उस सिंचाई परियोजना का नाम है मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना। मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना सीधी सी बात कहां पर है? तो ये राजगढ़ में।
मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? तो आपको बताना है राजगढ़ जिले में। किस जिले में है? राजगढ़ जिले में। कौन सी नदी पर है? यह भी तो पूछ सकता है। तो नवज नदी पर है। कौन सी नदी पर? नवज नदी पर है मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना। कहां पर है? नवज नदी पर है। और कहां, कौन से जिले में? तो राजगढ़ जिले में। किसने उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था 2018 में राजगढ़ जिले में नवज नदी पर मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो भारत के तीसरे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री बने थे? तो आगे चलकर मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत के तीसरे होम मिनिस्टर गृह मंत्री बने थे? तो इनका नाम है कैलाशनाथ काटजू। क्या नाम है इनका? कैलाशनाथ काटजू। तो मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? तो कैलाशनाथ काटजू इनका नाम है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। ये भारत के तीसरे होम मिनिस्टर बने। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आप स्वयं समझ सकते हो कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि एग्जाम में आता है और यदि आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसको सही कर दोगे, आपके लिए कोई कठिन चीज नहीं है। और जिसने नहीं पढ़ा है तो फिर सुंदरलाल पटवा भी हो सकते हैं, रविशंकर शुक्ल भी हो सकते हैं और गोविंद नारायण सिंह भी हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा नाम तो रविशंकर शुक्ल का सुना हुआ रहता है, तो ऑप्शन में यही नजर आता है उस समय। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो आगे चलकर भारत के तीसरे गृह मंत्री बने, तो आपको लगाना है कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो कैलाशनाथ काटजू थे ये उड़ीसा के राज्यपाल भी थे। कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल भी बने थे कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, और ये होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री भी बने थे और ये रक्षा मंत्री भी थे भारत के। ठीक है, ये रक्षा मंत्री भी थे भारत के। तो आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में प्रश्न यदि पूछा जाता है तो इतने प्रश्न इनके बारे में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सीधी सी बात है, 1948 में राज्यों का जो पुनर्गठन करने के लिए भाषाई आधार पर एक आयोग गठित किया गया था, उसका नाम था धर आयोग। क्या नाम था? धर आयोग था। और धर आयोग 1948 में था, आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो न्यायमूर्ति एस.के. धर, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और इनके नेतृत्व में 1948 में धर आयोग बनाया गया था। और इनसे पूछा गया था कि भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों को बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए? तो इन्होंने विरोध करा था, बोले बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, इनके बाद फिर 1949 में जेबीपी एक आयोग भी आया था। ठीक है, तो जेबीपी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, पी से पट्टाभी, सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया, तो इनके नाम का जेबीपी ये नाम का भी एक आयोग आया था 1949 में। इन्होंने भी बोला था कि भाषाई आधार पर नहीं बांटना है। ठीक है, तो 1948 में धर आयोग था जिन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर नहीं बांटना है, और जेबीपी आयोग आया था, उन्होंने भी मना कर दिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। यदि आप अभी तक तैयारी कर रहे हो तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। गन कैरेज फैक्ट्री कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। 1904 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1904 में लगाई गई थी गन कैरेज फैक्ट्री, जो कि जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 को कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो 1991 में कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है बलराम जाखड़। तो बलराम जाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे और 1991 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। ठीक है, और 1991 में वित्त मंत्री कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, 1991 में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यदि 1991 में कृषि मंत्री पूछे तो आपको बताना है बलराम जाखड़ थे। कौन थे? बलराम जाखड़ थे 1991 के कृषि मंत्री, और जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो 1991 की कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री थे, उनका नाम क्या है? तो बलराम जाखड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित एक भारतीय दिग्गज है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाईचुंग भूटिया के प्रश्न व्यापम 2012 से रिपीट करते आ रहा है। तो वाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है और ये सिक्किम के निवासी है। ठीक है, सिक्किम के प्लेयर थे, अभी फिलहाल रिटायर हो गए हैं। तो वाईचुंग भूटिया सिक्किम से संबंधित है और सिक्किम से है। और कौन से खेल से संबंधित है? तो सिक्किम वाले वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र, संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पर है? तो संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर में। कहाँ पर है? बिरसिंहपुर में। अब एक बिरसिंहपुर आता है सतना में और एक बिरसिंहपुर आता है उमरिया में। ठीक है, तो ये कौन से बिरसिंहपुर में है? तो ये उमरिया के बिरसिंहपुर में। जो उमरिया का बिरसिंहपुर होता है उसका नाम है पाली बिरसिंहपुर। कौन सा बिरसिंहपुर? पाली बिरसिंहपुर। तो संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? बिरसिंहपुर उमरिया वाले में, पाली बिरसिंहपुर उमरिया वाले में। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि चांदनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो चांदनी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है और यह मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट था, चांदनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि बुरहानपुर जिले में है। और संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो ये बिरसिंहपुर उमरिया वाले में। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यदि एग्जाम में पूछा जाए तो लगभग बहुत सारे लोगों से गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जाता तो इंसान सबसे पहले ढूंढेगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अमरावती है। तो महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दिखा तो वो सही हो जाएगा। और यदि फिर उसके बाद महाराष्ट्र नहीं दिखा तो फिर हैदराबाद दिखेगा, मतलब आंध्र प्रदेश दिखेगा। तो आंध्र प्रदेश दिखा तो फिर वहाँ भी वो सही हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी अमरावती है। ठीक है, तो अमरावती जो बांध है ये ना महाराष्ट्र में है और ना ही आंध्र प्रदेश में है। तो अमरावती बांध कहाँ पर है? तो अमरावती बांध जो है ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आपको कमेंट करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो आइए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, विदिशा में होलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? विदिशा में होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? तो विदिशा का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये कौन से खेल से संबंधित है? इन्होंने पदक कब जीता है? और आपको बताना है कि इन्होंने जब पदक जीता था तो उस समय ओलंपिक कहाँ हुआ था। आपको ये सभी चीज कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, बिजली मंत्रालय ने भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा है? तो एसी में डिफॉल्ट तापमान कितना होता है? कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना कहां पर चल रही है? कौन से स्थल को प्रसाद योजना के लिए चुना गया है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के लिए कौन से स्थल को चुना गया है? कमेंट में जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो कृष्ण कुटीर से संबंधित कौन सा मंत्रालय? कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और नवीनतम जिला कौन सा है? और एक महत्वपूर्ण स्थल, पर्यटक स्थल, वो भी उस जिले में आता है, तो उसका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना को आरंभ किया गया था? तो संबल योजना कौन से उद्देश्य के लिए आरंभ की गई थी? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो भाई रिलो जनजातीय गीत कौन सी जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं? आपको उस जनजाति का नाम भी बताना है और उसका एक अन्य नाम मैंने बताया था, आपको वो भी कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान से पहले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? दूसरे कौन थे? T20 में जो वर्ल्ड कप जीता था उसके कप्तान कौन थे? ठीक है, तो आपको ये सब कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसके शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और साथ में तहकीक हिंद या किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासिर को राजकीय मछली कब घोषित किया है? ये पहले आप बताएंगे, इसके बाद बताएंगे महासिर मछली किस जीन से संबंधित है। तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य कहां से लेके आए? आपको कमेंट करके बताना है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से लेकर आए हैं? कौन सी क्रांति से लिया हुआ है? तो आपको कमेंट करके बताना है। दोनों आपको कमेंट करके बताना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक ये सब कहां से लेके आए? तो कमेंट करके बताएंगे आप। और स्वतंत्रता, बंधुता और समानता ये भी कहां से लिया है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार को मनाया जाता है? इसके लिए बिल्कुल 1 से 2 सेकंड लगना चाहिए टाइप करने में। अगला प्रश्न है, 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित की गई आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। आप सभी को पता है, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, किस अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? और किसके द्वारा स्थापित किया गया था पंचायती राज उस राज्य में? और कौन सा जिला था? ठीक है, तो आपको सभी कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो 5वां नदी महोत्सव मार्च 2018 में कहां पर आयोजित किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। और आपको यह भी बताना है कि नदी महोत्सव कब से मनाया जा रहा है, कब से शुरू किया गया है, आपको यह भी बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? कमेंट करके बताएं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? राजगढ़ जिले में प्रधानमंत्री के द्वारा एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही बताना है कि ये कौन सी नदी पर है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा राजगढ़ जिले में 2018 में एक सिंचाई परियोजना का आरंभ किया गया था, तो उसका आपको नाम बताना है, साथ में कौन सी नदी पर है वो भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने? और ये कौन से राज्य के राज्यपाल भी रहे थे? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। और JBP या JPB दोनों एक ही बात है, आगे पीछे चल जाएगा। तो JBP जो आयोग था इसमें कौन कौन थे और ये कब आया था? आपको ये भी कमेंट करके बताना है। इसी वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताएं जो 1991 को कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल
जो 1991 में कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित एक भारतीय दिग्गज है? तो बाईचुंग भूटिया कहां रहते, कौन से राज्य में रहते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में बताना है चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।